दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश में। दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था का एक और टॉपिक हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और वो होगा न्यायपालिका को लेकर। क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है वो दुनिया में सबसे विश्वसनीय, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका मानी जाती है। तो आज उसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय राज व्यवस्था के तहत अपनी न्यायपालिका। और न्यायपालिका में आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, इट मीन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है तो इसका जो विवरण है वो संविधान के अनुच्छेद 124 में है। किसमें है ये? संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। क्लियर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ने से पहले पहले इसकी कुछ चीजें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा भी होगा, मैंने रेगुलेटिंग एक्ट कराया था आपको जब भारतीय संविधान का विकास पढ़ा था तो उस समय। तो सबसे पहले 1773 में एक एक्ट पास हुआ था और वो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। और इसमें पहली बार कलकत्ता के अंदर क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। पहली बार किसकी स्थापना हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की। ये आजादी से पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ऐसी एक और भी होती थी हमारे पास, वो होती थी प्रिवी काउंसिल। प्रिवी काउंसिल। और जो प्रिवी काउंसिल होती थी ना, वो होती थी लंदन में। लंदन में। और जितनी भी अपील होती थी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रिवी काउंसिल में जाती थी और प्रिवी काउंसिल में उसका जो है निपटारा होता था। ये तो वो बात है जब ब्रिटिश शासन भारत पर था उस समय की। लेकिन भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपना सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसको स्थापित किया। और सर्वोच्च न्यायालय जो है हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से। और हमारा जो संविधान है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय किस देश से लिया गया है, तो ये हमने यूएसए से लिया है। दूसरी एक चीज और यहां भी समझनी होगी, हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका वो कैसी न्यायपालिका है? वो है एकल न्यायपालिका। एकल का मतलब है एकहरी या एकल भी कह सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च शिखर पर सुप्रीम कोर्ट है। अब वो कैसे है थोड़ा समझना, यहां मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखो, अगर एकल न्यायपालिका की हम बात करें तो सबसे पहले निम्न स्तर पर हमारी होती है न्याय पंचायत। क्या होती है? न्याय पंचायत, जिसमें पंच सरपंच वगैरह होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जिला न्यायालय। जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। लेकिन अगर हम टॉप पे बात करते हैं, इस त्रिभुज में, शंकु में देखो, टॉप पे जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी न्यायालयों में सर्वोच्च जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए ये जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकल है। एकल का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में सभी न्यायालयों में क्या होते हैं? लागू होते हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया है? एकल नागरिक, एकल न्यायालय इसको बोला गया है। क्लियर यहां तक? तो ये तो कुछ प्रीफेस था। सुप्रीम कोर्ट शुरू करने से पहले इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जानते हैं, पढ़ते हैं क्या है ये और कैसे इसके न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, कैसे हटाए जाते हैं, क्या कार्यकाल है, क्या वेतन है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई?
इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। और किस अनुच्छेद में है सुप्रीम कोर्ट? 124 में है। ठीक है, जब इसकी स्थापना की गई तो इसका जो मुख्यालय है या ये कहाँ स्थित है, हम ये कहते हैं कि भाई इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये दिल्ली के अंदर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 123, देखो संविधान का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 130 की, तो अनुच्छेद 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित होगा? नई दिल्ली में। ये न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। पहली चीज ये ध्यान में रखनी है। जो तिलक रोड है वहां पर ये स्थित है। अनुच्छेद 130 कहता है कि ये दिल्ली में स्थित है। एक चीज क्लियर हुई यहां पर। दूसरा, अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो किसी केस की सुनवाई भारत के किसी भी क्षेत्र में उसकी पीठ को स्थापित करके कर सकता है, और ऐसा हुआ है। ऐसा 2 बार हो चुका है। श्रीनगर, ध्यान देना, श्रीनगर और हैदराबाद। हैदराबाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पीठ के जरिए, सीट का मतलब पीठ जो है, पीठ बोलेंगे, पीठ के जरिए यहां पर सुनवाई की है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। लेकिन अगर सीजेआई चाहे, सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस, अगर चाहे तो क्या कर सकता है? किसी शहर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ लगाकर और उसकी सुनवाई हो सकती है। क्लियर यहां तक? अच्छा, और चीज देखिएगा यहां पर, जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो इसमें एक तो होता था सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 7 होते थे अन्य न्यायाधीश, अन्य जज होते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में उस समय शुरू में 8 जज होते थे, 8 जजेस होते थे, न्यायाधीश होते थे। कब? जब 1950 में इसकी स्थापना हुई। एक तो कौन था? मुख्य न्यायाधीश, और 7 क्या थे? अन्य न्यायाधीश। इससे बना क्या? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर यहाँ के जजों का विस्तार किया गया। जो जो केस बढ़े, अदालत में मुकदमे गए, वैसे वैसे जो है इनकी जो है संख्या बढ़ा दी गई। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2019 में। जब 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे तो सुप्रीम कोर्ट में जजों का विस्तार किया गया और क्या कर दिया गया? 1+33, मतलब इसमें वर्तमान में 34 जजेस हैं। ये ध्यान देना है, वर्तमान में 34 जजेस हैं। एक तो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या हो गया? 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल जो संख्या है वो हमारे पास है 34, और ऐसा 2019 में किया गया है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, शुरू में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो आप कहोगे 8, एक सीजेआई और 7 अन्य न्यायाधीश, और वर्तमान में कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जजेस। तो 34 जो है यहाँ पर संख्या है सुप्रीम कोर्ट में जजों की। अब 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो पहले फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, वो कौन थे? वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये क्या थे? पहले सीजेआई थे। ये ध्यान रखना, पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में कौन है? BR गवई है। और वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई हैं। ठीक है, और ये कौन से न्यायाधीश हैं? ये 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो इतने चीजें आपको जरूर समझ में आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो एकल न्यायपालिका को दर्शाता है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि
सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको कैसे पदों से हटाया जाता है, उनका कार्यकाल क्या होता है। तो आइए इसको भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है, उनके लिए योग्यताएं क्या हैं। योग्यताएं, अगर इनकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो दो तीन तो देखो नॉर्मल होती है ना, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, देशद्रोही ना हो, है ना, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए पहली कंडीशन ये है कि वह कोई भी हाई कोर्ट है ना, कोई भी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोई भी हाई कोर्ट है उसमें 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, अगर ये नहीं है और तो फिर क्या हो सकता है, किसी भी उच्च न्यायालय में, किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वो 10 वर्षों तक उसने वकालत की हो। 10 वर्ष तक वो क्या रहा हो, वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक है, तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन। या फिर एक और भी हो सकती है, वह राष्ट्रपति की नजरों में, राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति जो है उसकी दृष्टि में क्या हो, एक कानूनविद हो। कानूनविद होता है कानून का महारथी, कानून का जानने वाला। तो ये क्वालिफिकेशंस है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। क्लियर यहां तक, ये तो हो गया। अच्छा, अब इसके कार्यकाल की बात और कर लेते हैं। कार्यकाल, अब अगर हम कार्यकाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उनका कार्यकाल कितना होता है, आयु पर निर्भर करता है। 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु के बाद वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की अगर नियुक्ति की बात करूं तो वेरी सिंपल, यहां पे कौन करेगा इनकी नियुक्ति, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा, 65 वर्ष का होगा। या फिर एक सवाल और भी आता है कि इनको हटाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति है वो इनको अपॉइंट करेगा, लेकिन 65 वर्ष से पहले भी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं रिमूवल। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जजेस हैं, इनको रिमूवल मतलब पद से हटाया कैसे जाएगा, अगर इन्होंने अपने पद का क्या किया हो, दुरुपयोग किया हो, दुरुपयोग किया हो, या फिर ये किसी भ्रष्टाचार के केस में संलिप्त हो, तो ऐसे केस में इनको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि लोकसभा के ऐसे 100 सदस्य और राज्यसभा के ऐसे 50 सदस्य क्या करेंगे, लिखित रूप से उस जज के खिलाफ क्या देंगे, एक प्रस्ताव पर साइन करेंगे, प्रस्ताव पर सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, और फिर इतना होने के बाद जो हमारी संसद की कमेटी है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन, इसकी जांच करेगी, और जांच के लिए 5 सदस्य होंगे।
5 सदस्य होंगे और ये 5 सदस्य में 3 जो है ना ये तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, ध्यान देना, और 2 होंगे कोई भी ज्यूरिस्ट, मतलब कानून के अच्छे जानने वाले। ये मिलकर क्या करेंगे, 5 सदस्य इस केस की जांच करेंगे और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, या आप इसको महाअभियोग भी कह सकते हो एक तरीके से। तो ये प्रोसेस है क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजों को पद से हटाने का। क्लियर यहां तक। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, उसकी पावर क्या है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की पावर को समझने के लिए एक बार फिर से आपको यहां ध्यान देना होगा। मैंने कहा था यहां पर जो है पहले वो क्या है, न्याय पंचायत है, इसके बाद जिला न्यायालय है, इसके बाद हाई कोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं, क्षेत्राधिकार मतलब इसका अधिकार क्या है, ठीक है। तो आइए एक बार इसको समझते हैं। पावर भी कह सकते हो एक तरीके से, शक्ति भी कह सकते हो, शक्ति या पावर आप कह सकते हो। तो ऐसी कौन कौन सी पावर और शक्तियां हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि संविधान, ये क्या है, संविधान का रक्षक है, संविधान का संरक्षक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखो संविधान का संरक्षक कैसे है कि अगर कोई असंवैधानिक काम होता है, गैर कानूनी होता है, असंवैधानिक होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करता है, उसको बैन कर देता है, उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। क्लियर। तो एक तो हम कह सकते हैं ये क्या है, संरक्षक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में हम आते हैं। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी हमें समझना होगा। देखो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में है कि इंद्र सरकार या राज्य के बीच में क्या हो जाए, कोई विवाद हो जाए, या फिर 2 राज्यों के बीच में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, उसकी सुनवाई करता है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या हो, विवाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुनवाई करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर कई बार हम देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार, दिल्ली में भी हुआ है ऐसा, जब एलजी और अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राज्य सरकार में कई बार विवाद हुए, जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। तो केंद्र राज्य के संबंध में है। कई बार 2 राज्यों के बीच में आपसी विवाद हो जाते हैं, जैसे हम कावेरी जल विवाद की बात करते हैं तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में था, हरियाणा और पंजाब के बीच में यमुना पानी को लेकर जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। 2 या 2 से अधिक राज्य के हित अगर आपस में टकरा रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। क्लियर हुआ यहां तक। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो एक अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब क्षेत्राधिकार, अपील करने का यहां पर अधिकार होता है। देखो ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में,
लेकिन हाई कोर्ट की अपील कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है जो केस हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है, तो ये इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, और पावर यहाँ पे देख रहे हैं, 3 मैंने डिस्कस की है, और देखना चौथी अगर पावर की यहाँ पर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो परामर्श का काम कर सकता है। मतलब परामर्श का मतलब सलाह, सलाह देने की शक्ति या अधिकार की शक्ति, या फिर आप कह सकते हो अधिकार, ठीक है। और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 143 में है, अनुच्छेद 143। ध्यान करना, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों में भी कहा था कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। तो हाई कोर्ट सलाह नहीं दे सकता, कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। उसके बाद आता है पुनः विचार। पुनः विचार अर्थात, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन। आप थोड़ा ध्यान करो, मैंने विदेशी स्रोत में भी पढ़ाया था। पुनर्वालोकन की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 में है ये प्रावधान। अब एक बार इसको समझ लेना क्या है। देखो, देखना, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वह अपने विचार को बदल सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है, और ये व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है। एक बार ऐसा हुआ भी था, ध्यान करना, मैंने जब पढ़ाया था आपको संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें कहा था कि 1973 के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि संसद जो है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। कब कहा था ये? 1973 में। लेकिन केशवानंद भारती सरकार केस के अंदर उसने क्या किया था? अपना ही फैसला बदल दिया था और कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है, मूल ढांचा है, तो इसमें संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। तभी तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो वो इसी का तो परिणाम था। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को बदल सकता है, ये भी क्या है? उसका अधिकार है। उसके बाद आता है, ये एक अभिलेख न्यायालय भी है, अभिलेख न्यायालय। अब रिकॉर्ड न्यायालय भी है, वो कैसे? भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो पूरे देश में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ये बात तो ठीक है ना? तो वो ही क्या बन जाता है? एक रिकॉर्ड बन जाता है, एक अभिलेख बन जाता है। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो ऑटोमेटिक रेफरेंस बन जाता है, एक रेफरेंशियल कोर्ट बन जाता है। जो लोअर कोर्ट होती है वो क्या करती है? उस फैसले को मानती है, उसको एज ए रेफरेंस मानती है। तो ये क्या है? उसका अभिलेख न्यायालय है। अगली शक्तियों में बात करते हैं ना, तो मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार, यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संरक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान करो, फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा था और अनुच्छेद 32 पढ़ा था। आर्टिकल 32 में 5 रिट आती हैं। कौन कौन से रिट थी? एक तो था बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा, क्यो वारंटो। ये सारी रिट हम सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। तो एक तरह से मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है, ठीक है। तो वैसे हाई कोर्ट भी है, हाई कोर्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उम्मीद है
ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट्स क्लियर भी हो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट को लेकर। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप लगातार बने रहिए और कंटिन्यू वीडियो को बार बार देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो। और इसी के साथ हम ये टॉपिक आज फिनिश कर रहे हैं, मिलते हैं अपने अगले अध्याय में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।